जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अरोड़ा IAS एकेडमी में। हमारी जो पॉलिटिक्स सीरीज चल रही थी उसी के अंतर्गत आज ही हमारा नया चैप्टर चलेगा और इस चैप्टर के माध्यम से आज हम आपको सुप्रीम कोर्ट के बारे में जानकारी देंगे। और इसी के साथ साथ मैं आपसे ये उम्मीद करूँगा कि आप सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ आप हाई कोर्ट को भी लेकर चलें, यानी कि तुलनात्मक तरीके से यदि आप करोगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो आज हमारा मूल टॉपिक रहेगा वो रहेगा सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में मैं आपको कुछ ऐसे कंसेप्ट क्लियर करूंगा जो किताबों में नहीं है। जैसे कि अगर राष्ट्रपति को ही अधिकार है, हालांकि जज को नियुक्त करने का, हटाने का, तो इन संबंधित जैसे कैसे कैसे कर सकते हैं, कैसा प्रोसेस होता है, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। मैं आपसे पहले कह रहा हूँ कि किताबों में स्पष्टता नहीं है और आप पढ़ के देख लेना और फिर आप मेरी क्लास करके देख लेना, आपको काफ़ी फायदा होगा, कंसेप्ट क्लियर होंगे, क्योंकि इसमें कई ज़्यादा फैक्ट भी हैं और फैक्ट के साथ कई ज़्यादा कंसेप्ट भी हैं। तो हम दोनों पर चर्चा करेंगे, कंसेप्ट और फैक्ट दोनों पर। ठीक है, तो चलिए हम बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं अपने लेक्चर की और हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में। ठीक है, तो देखो पहले मैं आपको थोड़ा परिचय दे दूं इसके बारे में। तो परिचय में आपको थोड़ा बता दूं, पहले हम बात करते हैं परिचय के बारे में। ठीक है, देखो यहाँ परिचय दिया हुआ है। भारत शासन अधिनियम 1935 से निकलता है हमारे देश में कानून कैसे लागू होने हैं। यानी कि यदि आपने भारत शासन अधिनियम 1935 पढ़ा होगा तो उसमें एक संघीय न्यायालय की बात कही गई थी, यानी कि भारत में एक संघीय न्यायालय होना चाहिए। तो उसी को आधार बना करके भारतीय संविधान बना। 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ तो उसमें देखोगे आप तो भारत शासन अधिनियम 1935 के कई सारे प्रावधानों को हमने एज ए डैश उठा लिया है। तो ये उसी का परिणाम था जो आप इस रूप में देख रहे हो। ठीक है, अमेरिका का ढांचा संघीय है, भारत का ढांचा अर्ध संघीय है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें, अमेरिका में 2 न्यायालय हैं, हमारी एकीकृत न्याय व्यवस्था है। देखो यहां से क्वेश्चन बनेगा आपका। क्वेश्चन कैसे बनेगा? क्वेश्चन बनेगा कि भारत की जो न्याय व्यवस्था है वो कैसी, विकेंद्रीकृत है या एकीकृत। ध्यान रखना, भारत की जो न्याय व्यवस्था है वह कैसी है? एकीकृत न्याय व्यवस्था है। एकीकृत न्याय व्यवस्था से क्या मतलब है? देखो इस तरीका से ग्राफ बना हुआ है हमारी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और अन्य न्यायालयों का। ऊपर कौन है? सुप्रीम कोर्ट, और प्रत्येक राज्य में क्या है? अपनी अपनी हाई कोर्ट, और ये नीचे जो जमीनी स्तर पर है यह है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, यानी कि जिला न्यायालय। ठीक है, तो यानी कि 3 स्तर हैं, जिला स्तर, राज्य स्तर और सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, जो पूरे देश के लिए है। ठीक है, जो संघ स्तर पर है। तो ध्यान रखना, कभी क्वेश्चन आता है कि जो भारत की जो न्याय व्यवस्था है वो कैसी है, तो ध्यान रखना वो एकीकृत न्याय व्यवस्था है। यानी कि एकीकृत न्याय व्यवस्था का कहने का मतलब क्या है? सुप्रीम कोर्ट चाहे तो हाई कोर्ट के केस को भी अपने पास मंगवा सकती है और डिस्ट्रिक्ट केस को भी अपने पास मंगवा सकती है सुनवाई के लिए। ये इसीलिए हमारी जो व्यवस्था है वो एक इस तरीका से है। ठीक है, क्योंकि ऐसा हमने इसलिए किया ताकि कोई विवाद ना रहे। अब सपोज करो ऐसा अगर विकेंद्रीकृत होती, यानी हाई कोर्ट की अलग शक्तियां होती, इस शक्तियां अलग अलग हैं, लेकिन सबसे ऊपर कौन है? सबसे ऊपर हमारी सुप्रीम कोर्ट, यानी कि उच्चतम न्यायालय ही सर्वोच्च है। अगला देखते हैं हम। अगर हम सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करें, उच्चतम न्यायालय के बारे में बात करें, तो इसका वर्णन भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 तक, यानी कि भाग 5 और अनुच्छेद 124 से लेकर 47 तक यदि आप पढ़ोगे तो आपको सुप्रीम कोर्ट के बारे में जानकारी मिलेगी। क्या मिलेगी जानकारी? इसकी गठन के बारे में, ठीक है, इसका न्याय क्षेत्र के बारे में, इसकी शक्तियां, इसकी प्रक्रिया, यानी कि इसको स्वतंत्रता किन किन मामलों में दी गई है और इसका गठन किया गया है, वो गठन किस किस प्रकार से गठन किया गया है सुप्रीम कोर्ट का। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट अपना काम किस तरीका से करता है और सुप्रीम कोर्ट को शक्तियां कितनी दी गई हैं, इन सब के बारे में आप इसमें पढ़ोगे। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं। यदि हम अनुच्छेद केवल एक सिंगल 124 की बात करें तो उच्चतम न्यायालय की स्थापना तथा गठन से संबंधित है। वनडे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा, लेकिन यूपीएससी से एग्जाम में ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा। अनुच्छेद 125 की बात करें तो न्यायाधीशों के वेतन से संबंधित है। ध्यान रखना, सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश होते हैं उनका वेतन भारत की संचित निधि से मिलता है। अनुच्छेद 126 की बात करें तो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, यानी कि जो सीजीआई की जो नियुक्ति होगी वो कौन करेगा, किसके द्वारा होगी, कैसे होगी, उन सारी
विशेषताओं का, प्रावधानों का वर्णन जो किया गया है वो अनुच्छेद 126 में किया गया है। ठीक है, तो ये 3 हमने आर्टिकल डिस्कस किए, आपको इनको याद रखना है, 124, 125, 126। ठीक है, हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब हम उच्चतम न्यायालय के बारे में थोड़ा हल्का फैक्ट देख लेते हैं। तो वो शुरुआत में थोड़े फैक्ट हैं, बोर मत होना, क्योंकि हमको थोड़ा फैक्ट भी याद रहने चाहिए। देखते हैं, इसका गठन जो हुआ था सुप्रीम कोर्ट का 1 अक्टूबर 1937 को हुआ था संघीय न्यायालय के रूप में। यानी कि 1935 अधिनियम के तहत जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी वो कितनी डेट को हुई थी? वो हुई थी 1 अक्टूबर 1937 को। उसके बाद देखते हैं 28 जनवरी 1950 को। आज जो वर्तमान में आप सुप्रीम कोर्ट को देखते हो जिस रूप में, उस रूप की जो स्थापना हुई है वो कब हो रही है? 1950 में। यानी कि जब देश हमारा आज़ाद हो गया और संविधान हमारा 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ, और लागू होने के 2 दिन के बाद यानी कि 28 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट की स्थापना जो हुई है, एज इट इज वही चली आ रही है वर्तमान में। ठीक है, हम आगे देख लेते हैं। यदि आप देखोगे सुप्रीम कोर्ट का जो मोटो यानी कि इसका उद्देश्य क्या है, यानी कि इसका लोगो कह सकते हैं, इसका एक वाक्य क्या है? जहां सत्य है वहीं पर जीत है। यानी कि जहां सत्य है वहीं पर जीत है। आगे देखो, जज की जो आयु है उसमें इन्होंने 65 वर्ष बोली है, लेकिन ध्यान रखना संविधान ने ना तो न्यूनतम ना अधिकतम किसी के बारे में कोई चर्चा नहीं की है, लेकिन हमने 65 वर्ष मान लिया व्यवहारिक तौर पर। कुल न्यायाधीश कितने हैं? वर्तमान में 33 न्यायाधीश हैं और एक सुप्रीम कोर्ट के जज यानी कि सीजीआई सहित कितने हो गए? 34। ये 2019 के अनुसार आंकड़े हैं। यानी कि जो वर्तमान में जो सिचुएशन है जजों की वो है 34। 33 तो जज हो गए, अन्य जज हो गए, और एक हो गया भारत का मुख्य न्यायाधीश, और टोटल कितने हो गए? 34। ठीक है, अब हम इसके बारे में थोड़ा और ऊपर करते हैं हल्का। अब हम देखते हैं न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में। ध्यान रखना, कई सारे डाउट रहते हैं कि नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, कैसे की जाती है। तो इन सब के बारे में आज मैं आपको सारी चीज क्लियर कर दूंगा अच्छे तरीके से। देखो, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, यानी राष्ट्रपति जी करते हैं। कैसे? ध्यान रखना। और राज्यों में भी जो न्यायाधीशों की नियुक्ति होगी उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। कई बच्चे दिमाग लगा लेते हैं कि राज्य की बात है तो राज्यपाल, नहीं। ध्यान रखना, क्योंकि हमारी जो न्यायिक व्यवस्था है वो एकीकृत है। यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति जिस प्रकार से होगी उसी प्रकार से हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति होगी, और वही व्यक्ति करेगा जो सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति करेगा, वही व्यक्ति अपने राज्य में या जिस राज्य में राष्ट्रपति के द्वारा ही नियुक्ति होगी। ठीक है, तो देखो आगे देखते हैं। इसी तरह अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी होती है। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश की परामर्श आवश्यक है। यानी कि अब राष्ट्रपति ने सीजीआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति तो कर दी, लेकिन जो अन्य न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति के लिए क्या होगा? करेंगे राष्ट्रपति जी, लेकिन एक कंडीशन होगी, भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होगा उससे परामर्श लेंगे, उस परामर्श के आधार पर नियुक्त कर देंगे। ध्यान रखना, वो परामर्श राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं है। राष्ट्रपति चाहें तो उनकी परामर्श को मना भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। यदि सीजीआई ने परामर्श दे दिया है, लेकिन ध्यान रखना राष्ट्रपति पर परामर्श बाध्यकारी नहीं है। 1993 से पहले जजों को कानून मंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता था। यानी कि 1993 से पहले जो जजों की नियुक्ति की जाती थी वो किसके द्वारा की जाती थी? कानून मंत्री के द्वारा। लेकिन ये प्रावधान थोड़ा राजनीतिक हो जाता है, और भारतीय संविधान ने यह कोशिश की है कि न्यायिक व्यवस्था को राजनीति से दूर रखा जाए। ये कानून मंत्री का पद एक राजनीतिक पद हो जाता है, हालांकि है संवैधानिक पद, लेकिन राजनीतिक उद्देश्यों से इसका यूज होता है, इसलिए इसको खत्म कर दिया गया है। फिर 1993 में एक सिस्टम आया था कोलेजियम। इसमें जजों का एक समूह होता है जिसमें मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य वरिष्ठ जज हुआ करते हैं। यानी कि 4 होते हैं वरिष्ठ जज और 1 होते हैं हमारे सीजीआई। ठीक है, तो इनसे मिलकर क्या बनता है? कोलेजियम। कोलेजियम क्या है? ध्यान रखना, कोलेजियम का संविधान ने कोई उल्लेख नहीं किया है, कोई भी उल्लेख संविधान ने नहीं किया है। बस सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सुविधा के अनुसार, यानी कि अपनी सुविधा के अनुसार एक कोलेजियम सिस्टम का गठन कर लिया है। उसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल होते हैं और 4 अन्य वरिष्ठ जज शामिल होते हैं। इनके द्वारा क्या होता है? कोलेजियम देखो क्या क्या कर सकती है। कोलेजियम
राष्ट्रपति को परामर्श देती है कि भाई इनको नियुक्त करना है। दूसरा, यदि किसी जज का ट्रांसफर करना हो हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट, तो भी क्या होता है, तो भी कॉलेजियम ही डिसाइड करती है सारी चीजें। तो अब हम आपको एक बात और बताएं, इसमें कुछ चीजें कॉलेजियम से संबंधित है, उनके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं, क्योंकि इस नोट्स में नहीं था तो मैंने उनको अलग से ऐड किया है। ठीक है, तो आप उनको एक बार देख लो। थोड़ा क्लियर नहीं है, थोड़ा कोऑपरेट करना, लेकिन मैं कोशिश करूंगा आपके लिए सारी चीजें बता पाऊं। ठीक है, तो हुआ क्या है, अभी वर्तमान में 9 जजों की नियुक्ति हुई है सुप्रीम कोर्ट में एक साथ। ठीक है, तो उनके बारे में थोड़ी देर चर्चा कर लेते हैं। देखो थोड़ा स्पष्ट नहीं आ पाया है, लेकिन मैं आपको सारी चीजें बताता रहूंगा। देखो हुआ क्या है, इसमें 9 नए न्यायाधीशों की शपथ ग्रहण के साथ सर्वोच्च न्यायालय में प्रधान न्यायाधीश सहित, ठीक है, प्रधान न्यायाधीश सहित क्या दिक्कत कर रहा है भाई, एक मिनट। ठीक है, तो 9 नए न्यायाधीशों को स्वीकृति मिली है, नए 9 न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं। तो वर्तमान में कितनी संख्या हो गई है, ठीक है, तो प्रधान न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की संख्या 33 हो गई है, जबकि स्वीकृत संख्या कितनी है, 34। यह सर्वोच्च न्यायालय के इतिहास में पहली बार हुआ है जब एक साथ 9 न्यायाधीशों को अपने पद की शपथ दी गई है। यानी कि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ, पहली बार हुआ है इतिहास में जो 9 जजों को क्या हुआ है, एक साथ शपथ दिलाई गई है। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट की बात है। अगला हम देखते हैं, अगला ये है, अवगत करा दें कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 17 अगस्त 2021 को उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए 9 नामों की सिफारिश की थी। यानी कॉलेजियम सिस्टम ने सिफारिश की थी 9 नामों की कि इन नामों को क्या है, सुप्रीम कोर्ट में क्या जजों के रूप में नियुक्त किया जाना है, और उन्हीं का पालन किया गया है राष्ट्रपति के द्वारा। कॉलेजियम द्वारा की गई सिफारिशों को स्वीकार करते हुए भारत के राष्ट्रपति ने 26 अगस्त 2021 को सर्वोच्च न्यायालय में 9 न्यायाधीशों की नियुक्तियों को अधिसूचित किया था। यानी कि उस कॉलेजियम की बात को राष्ट्रपति ने मान लिया और 9 नए न्यायाधीशों को नियुक्त कर दिया। उसके बाद देखो, उसके बाद क्या होता है, नवनियुक्त न्यायाधीश PS नरसिम्हा सीधे सुप्रीम कोर्ट के जज बने। नरसिम्हा 1993 में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली के अस्तित्व में आने के बाद बार से सीधे सुप्रीम कोर्ट में आने वाले छठे वकील बन गए। यानी कि ये पहले वकील थे, अब इनको क्या बना दिया गया, सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया गया। देखो अब कॉलेजियम प्रणाली है क्या, थोड़ा उसके बाद हम देख लेते हैं। देखो कॉलेजियम व्यवस्था का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, ध्यान रखना, जो कॉलेजियम जो सिस्टम है उसका संविधान में कोई भी उल्लेख नहीं है। ये क्या है, ये सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई एक सिस्टम है या प्रणाली है। आगे क्या है इसका, यह सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विकसित की गई व्यवस्था है। संविधान सिर्फ इतना कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, और यह परामर्श की प्रक्रिया भी, यानी कि संविधान केवल इतना कहता है कि राष्ट्रपति हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति करेंगे, इतना ही उसने कह के खत्म हो गया। 124(2) में आप देखोगे। लेकिन जो कॉलेजियम सिस्टम क्या है, ये सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सुविधा के अनुसार बना लिया है ताकि राजनीतिक इंटरफेयर ना हो हमारी कार्य प्रणाली में। ठीक है, अब आगे देखें इसका, हम थोड़ा दिक्कत कर रहा है हल्का सा, न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया में सुधार के प्रयास। अब देखो ध्यान रखना, जो कॉलेजियम प्रणाली होती है उसने राष्ट्रपति को जो लिस्ट दी है, राष्ट्रपति उसके लिए मानने के लिए बाध्य नहीं है। ये राष्ट्रपति चाहे तो मना भी कर सकते हैं और राष्ट्रपति चाहे तो अनुमति भी दे सकते हैं। कॉलेजियम प्रणाली यही है, एक मुख्य न्यायाधीश और 4 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश, इनसे मिलकर होता है कि संविधान के द्वारा जो शक्तियां किस न्यायाधीश को मिलेंगी, कैसे मिलेंगी, कि इनका ट्रांसफर कैसे क्या होगा, इन सब का जो अधिकार दिया गया है वो कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा किसको दिया गया है,
एक मुख्य न्यायाधीश भारत का और 4 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश, इनसे मिलकर क्या बनता है हमारा कॉलेजियम सिस्टम। ठीक है, इतनी बात मुझको आपको नहीं बतानी थी। इसके बाद हम आते हैं अपने मूल टॉपिक पर। ठीक है, ये आ गया हमारा मूल टॉपिक। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आप कॉलेजियम समझ गए होंगे। मैं आपको एक बार और आपकी सुविधा के लिए बता देता हूं। देखो, ये है हमारा कॉलेजियम। ठीक है, ये है हमारा कॉलेजियम। कॉलेजियम क्या है, इसमें क्या है, एक तो होगा हमारा CGI यानी भारत का मुख्य न्यायाधीश प्लस 4 वरिष्ठ न्यायाधीश, 4 होंगे वरिष्ठ न्यायाधीश। ये क्या करेंगे, ये मिलकर के एक स्वीकृति बनाएंगे और ये स्वीकृति किसको देंगे, ये देंगे राष्ट्रपति को यानी प्रेसिडेंट को देंगे कि भाई इन व्यक्तियों की आप नियुक्ति करिए। और राष्ट्रपति के पास जब अधिसूचना या फिर जो लिस्ट जाएगी, अब राष्ट्रपति डिपेंड करता है कि राष्ट्रपति उनकी बात माने या ना माने, यानी कि कॉलेजियम की सिफारिशें राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं है। इतनी बात क्लियर हुई। चलो अब हम देखते हैं आगे। आगे क्या है, आगे हम अपन देखें हल्का तो देखें परामर्श पर विवाद, यानी कि परामर्श पर कई सारे विवाद थे, तो इन विवादों में ज़्यादा उलझना नहीं है। मैं आपको थोड़ा पढ़ के बता देता हूँ, इनसे क्वेश्चन नहीं बनने वाला। देखो क्या है, अनुच्छेद 124 में बोला कि अगर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करनी है तो मुख्य न्यायाधीश से परामर्श ली जाएगी। एक संविधान का प्रावधान था, अनुच्छेद 124 पढ़ोगे तो उसमें यह बात बोली गई है, यदि भारत में यदि सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति करनी है राष्ट्रपति के द्वारा तो क्या होगा, मुख्य न्यायाधीश की परामर्श ली जाएगी। ये तो बोलता है संवैधानिक प्रावधान। तो अब आया प्रथम जजज केस आया 1982 में, तो न्यायालय ने कहा कि परामर्श का मतलब केवल पूछना है, विचारों का आदान प्रदान है। यानी कि इसमें 7 जज थे। इसमें कहा कि जो न्यायाधीश से जो परामर्श की जो बात कही है उसका क्या है कि मतलब विचारों का आदान प्रदान करना है, यानी कुछ बोलना है, ठीक है, वो तुम्हारी बात सुनेंगे, तुम उनकी बात सुनोगे, इतना ही सीमित उन्होंने रख दिया। उसके बाद फिर क्या हुआ, फिर दूसरा जजेस केस आया 1993 में। इसमें बोला कि राष्ट्रपति जब परामर्श लेगा तो उसे सलाह माननी पड़ेगी, पर केवल मुख्य न्यायाधीश नहीं बल्कि 2 वरिष्ठ न्यायाधीश भी शामिल होंगे इसमें। यानी कि पहले 7 थे, अब कितने हुए, 2, लेकिन इसमें एक बाध्यता हो गई। जो बाध्यता क्या होगी, बाध्यता ये हो गई, जो दूसरा जजेस केस आया उसमें ये बोला कि जो न्यायाधीशों की जो पैनल बना उसने जो बात बोल दी, जो सिफारिश कर दी, वो राष्ट्रपति को एज इट इज माननी पड़ेगी। लेकिन ये बात मान्य नहीं हुई। क्यों? क्योंकि ये संविधान के 124 का उल्लंघन कर रही थी। क्योंकि 124 में स्पष्ट बोला गया था कि राष्ट्रपति पर सिफारिश की गई कोई भी बात बाध्य नहीं होगी। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने ये जज केस दिया, इसमें बोल दिया कि राष्ट्रपति को नियुक्ति संबंधित बात माननी पड़ेगी, तो ये भी कैंसिल हो गया। अब अगला क्या आया, तीसरा जजेज केस आया, यानी कि 3 आए, 1, 2, तीसरा आया 1998 में। इसमें बोला कि परामर्श मुख्य न्यायाधीश प्लस 4 वरिष्ठ जज होंगे और यह परामर्श राष्ट्रपति को मानना होगा। यदि मुख्य न्यायाधीश इन चारों जजों से सलाह नहीं करते हैं तो मुख्य न्यायाधीश की सलाह राष्ट्रपति पर बाध्य नहीं होगी। इसी को बोलते हैं कॉलेजियम प्रणाली। यानी कि जो कॉलेजियम प्रणाली आई है वो कब आई है, वो तीसरे जजेज केस आया था, उसी में इसका गठन हुआ है। लेकिन इसमें क्या बात बोली कि यदि CGI की, यदि जो 4 वरिष्ठ जज हैं, ठीक है, वो समर्थन कर रहे हैं, लेकिन CGI की बात उन्हें नहीं मानी और सिफारिश पहुंचे राष्ट्रपति के पास, तो राष्ट्रपति बात को नहीं मानेंगे। यानी कि जब तक भारत का मुख्य न्यायाधीश सहमत नहीं होगा तब तक कॉलेजियम की जो बात है वो पूरी तरीके से मान्य नहीं होगी राष्ट्रपति जी के द्वारा। फिर इसका एक कमीशन गठन हुआ है, बैंकरेट चलैया कमीशन गठन हुआ है, ठीक है। इसमें ज़्यादा सोचना नहीं, क्वेश्चन नहीं आएगा। इसने बस इतनी बात बताई थी कि सुप्रीम कोर्ट की जो कॉलेजियम प्रणाली है ये अपने हिसाब से काम करते हैं और काम में पारदर्शिता नहीं है, इसलिए उन्होंने बोला NJAC लाओ जो जुडिशरी प्लस गवर्नमेंट दोनों हो। यानी इन्होंने बोला 2002 में जो बैंकेट चलैया जो कमीशन गठन हुआ, इसने बोला कि जो कॉलेजियम सिस्टम जो बना है तीसरे जजेस केस में, वो क्या करता है कि उसमें पारदर्शिता नहीं है। यानी कि उसमें क्या चलता है, उसमें मतलब पारदर्शिता का अभाव है, उसमें जवाबदेहिता का अभाव है। यानी कि उसमें क्या है कि मतलब सही तरीके से किसी भी जज की नियुक्ति नहीं होती है। तो हुआ क्या, 2014 में NJAC आया। NJAC तो क्या था, NJAC एक एक्ट था। ये क्या था, इसमें यही था कि नियुक्ति किस प्रकार करनी है, NJAC ये था।
और ज़्यादा कुछ नहीं था। तो एनजेसी आ गया, जब तक 4 सदस्य मानेंगे नहीं तब तक नियुक्ति नहीं होगी। अरे भाई ये कौन सी बात होगी कि अब 4 सदस्य का मानना जरूरी हो गया, तो इससे क्या होगा, थोड़ा उलझन होने लगी ज़्यादा। फिर हुआ क्या, फिर एनजेएसी पर न्यायपालिका ने बोला कि ये मूल ढांचे का हनन कर रहा है, क्योंकि यह हमारी स्वतंत्रता का हनन कर रहा है, इसलिए खत्म हो गया और कॉलेजियम सिस्टम बना रहा। अगर न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति के पास भेजता है तो वह इनकार भी कर सकता है, अगर दोबारा भेजा तो उसकी नियुक्ति करनी ही होगी। यानी कि अब एनजेएसी को भी खत्म कर दिया गया है। वर्तमान में जो सिचुएशन है वो कॉलेजियम प्रणाली ही बनी हुई है, और राष्ट्रपति के पास कॉलेजियम सिस्टम ने जो सिफारिश भेजी, पहली बार राष्ट्रपति माने ना माने अलग बात है, अगर उन्होंने नहीं माना दोबारा फिर भेजी सिस्टम ने सिफारिश, तो राष्ट्रपति को बात माननी पड़ेगी। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। इतनी बात हमारी परामर्श विवाद पूरा टॉपिक क्लियर हुआ। ठीक है, देखो यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा, बेफिक्र रहो, पर मैंने थोड़ा कंसेप्ट के बारे में थोड़ा आपसे बता दिया है। अब पढ़ते हैं हम जजों की क्या योग्यता होनी चाहिए। ठीक है, यदि हम जजों की योग्यता के बारे में बात करें, देखो जजों की योग्यता के बारे में बात करें तो देखो पहला क्या है, वो भारत का नागरिक हो, पहली कंडीशन। दूसरी क्या है, किसी उच्च न्यायालय में कम से कम 5 साल तक उसने न्यायाधीश का काम किया हो। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए कोई भी व्यक्ति योग्य तब होगा जब उसने कम से कम राज्य के किसी हाई कोर्ट में 5 साल तक वह जज रहा हो, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है, या फिर उच्च न्यायालय में 10 साल तक वकील रहा हो, या तो 5 साल तक हाई कोर्ट में जज रहा हो, या फिर 10 साल तक किसी हाई कोर्ट में क्या रहा हो, वकील रहा हो, या फिर राष्ट्रपति की निगाह में काबिल न्यायविद हो। देखो अब आप थोड़ा सोचा करो कि ये लास्ट वाला क्यों डाल दिया। ये लास्ट वाला इसलिए डाला है कि राष्ट्रपति की निगाह में यदि कोई व्यक्ति काबिल है, यानी कि वो न्यायविद है, अच्छा न्याय देना जानता है, उसके पास योग्यता है, लेकिन वो क्या है कि वो ना तो 10 साल तक वकील रहा है और ना 5 साल तक वो किसी न्यायालय में जज रहा है, लेकिन कोई व्यक्ति क्या है, काफ़ी बुद्धिजीवी है और अपने ज्ञान में काफ़ी पारंगत है, तो राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि उस व्यक्ति को भी नियुक्त कर सकते हैं। ठीक है, उस व्यक्ति को भी नियुक्त कर सकते हैं जज के रूप में। तो 3 कंडीशन बनी हमारी, या तो 5 साल तक न्यायाधीश रहा हो, दूसरी कंडीशन 10 साल तक वकील रहा हो हाई कोर्ट में, या फिर राष्ट्रपति की निगाह में वह क्या हो, अच्छा विद्वता हो, यानी पारंगत विद्वता हो। ध्यान रखना आयु का कोई उल्लेख नहीं किया है, यानी कि संविधान ने हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के जज की न्यूनतम आयु कितनी होगी, यानी कि मिनिमम आयु कितनी होगी, यानी मिनिमम जो एज है वो कितनी होगी, इसके बारे में कोई भी बात नहीं बोली है। आप देखोगे राष्ट्रपति की 35 वर्ष फिक्स कर रखी है, राज्यपाल की 35 वर्ष फिक्स कर रखी है। ठीक है, लोकसभा की 25 वर्ष, राज्यसभा की 30 वर्ष, इनकी फिक्स कर रखी हैं, इनकी मिनिमम आयु इतनी होनी चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, इसके बारे में कोई उल्लेख नहीं किया है, और ना ही इनकी अधिकतम आयु के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया है। लेकिन हम व्यवहारिक तौर पर 62 वर्ष सुप्रीम कोर्ट की आयु मान लेते हैं और 65 वर्ष हाई कोर्ट की मान लेते हैं अधिकतम आयु। ठीक है, अब शपथ के बारे में बात करें, राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा, राष्ट्रपति या राष्ट्रपति जिस व्यक्ति के लिए शपथ के लिए नियुक्त करे वो व्यक्ति शपथ दिलाएगा, किनको, सुप्रीम कोर्ट के जजों के लिए। इतनी बात क्लियर हुई। अब आगे देखो, थोड़ा हम कार्यकाल के बारे में बात कर लेते हैं कि इनका कार्यकाल कैसा है। तो जजों के कार्यकाल के बारे में बात करें तो संविधान के द्वारा कार्यकाल तय नहीं किया गया है। बात क्लियर हुई। ध्यान रखना, कभी क्वेश्चन आता है कि भारत के सुप्रीम कोर्ट के जजों का संवैधानिक कार्यकाल कितना है, तो कुछ उल्लेख है ही नहीं। आपको बस इस पर स्टार लगा लेना आप कि जो भारत के न्यायाधीश हैं उनका कार्यकाल के बारे में संविधान ने कोई बात नहीं बोली है। हाँ, यह 65 वर्ष तक अपने पद पर बना रहेगा, या संसद का या फिर संसद इसके कार्यकाल को निर्धारण करेगी। यानी कि या तो 65 वर्ष बना रहेगा या फिर संसद कार्यकाल को निर्धारण करेगी। राष्ट्रपति को लिखित त्यागपत्र दे दे, संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा से हटाया, यानी कि
अगर सुप्रीम कोर्ट के जज को यदि त्यागपत्र देना है तो वो त्यागपत्र किसको देगा? वो त्यागपत्र देगा किसको? राष्ट्रपति को। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, ठीक है, JUGE DGE, ये किसको देंगे? ये देंगे प्रेसिडेंट को देंगे अपना त्यागपत्र, ठीक है। लेकिन एक कंडीशन और कैसे हटा सकता है? या तो त्यागपत्र देकर वो पदमुक्त हो जाए, या फिर संसद द्वारा एक विशेष प्रक्रिया होती है महाभियोग की, उसके द्वारा भी हटाया जा सकता है, ठीक है। जजों को हटाने का कारण, दो कारण हैं, या तो वो दुर्व्यवहार हो, या दुर्व्यवहार करें, या फिर न्याय देने में अक्षम हो। यानी कि संविधान ने केवल दो ही बात बोली है, यदि वह गलत व्यवहार करता है या फिर वो न्याय देने में अक्षम है, इन दो कंडीशन में उसको हटाया जा सकता है। हटाएंगे कौन? राष्ट्रपति। जब किसी जज को हटाना होता है तो यह संसद में पहुंचता है तो दोनों सदनों के द्वारा इसे 2/3 विशेष बहुमत से पारित कर। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैं बता दूं, किताबों में स्पष्टता नहीं है। देखो यदि किसी जज को हटाना हो तो एक विशेष प्रक्रिया है महाभियोग की। उसमें क्या होता है मैं आपको अच्छे से बताता हूं। हमें थोड़ा इसे जूम करते हैं, या नहीं आएगा ये। आपको इसे बहुत अच्छे से देखना है, ठीक है। अच्छे से इसलिए देखना है क्योंकि एक पूरा सिस्टम है, और मैं इसकी वीडियो अगली वीडियो बनाता हूँ क्योंकि कई सारे टॉपिक है इसमें, एक वीडियो में क्लियर नहीं हो पाएगा और आपको थोड़ा अजीब भी लगेगा कि एक साथ करा दिया अच्छे से। मैं चाहता हूँ इस महाभियोग वाले पोर्शन को बहुत अच्छे से कराऊँ ताकि आपकी क्लियरिटी अच्छे से हो। तो आज तक हमने क्या देख लिया? जजों को हटाने संबंधी प्रावधान को देख लिया है, लेकिन वो प्रक्रिया के बारे में अब हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू।